दोस्तों 500 कमेंट्स पूरा करने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया है। आज के वीडियो के एंड में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको एक अलग ही लेवल की सेटिस्फैक्शन देगा, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। और जिन लोगों ने अभी तक इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है वो पहले उसे जरूर देख लो ताकि कहानी आपको पूरी तरह और अच्छे से समझ आए। अब इस वीडियो को टॉप 100 हाइप लिस्ट में लाने की जिम्मेदारी मैं आप सभी के ऊपर छोड़ता हूँ। तो चलिए अब बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। पिछली बार हमने देखा था कि नारुतो ने अपनी नई और रहस्यमयी आंख शिनकाइगान की ताकत से पूरे मैदान को एक रूह कंपा देने वाली रोशनी से भर दिया था। वो रोशनी इतनी तेज थी कि वक्त और जगह दोनों जैसे ठहर से गए थे। जैसे जैसे वो सफेद रोशनी धीरे धीरे धुंधली हुई और मंजर साफ हुआ, वहाँ का नजारा देखकर किसी के भी होश उड़ जाते। जहाँ कुछ लम्हों पहले 7वें होकागे और सासुके का वो विशाल गॉड ट्री खड़ा था, अब वहाँ सिर्फ खाली जमीन और गहरा सन्नाटा बचा था। नारुतो उस विशाल पेड़ और सासुके के वजूद के साथ वहाँ से पूरी तरह गायब हो चुका था। वहाँ मौजूद बोरुतो की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके जहन में सिर्फ एक ही सवाल कौंध रहा था, क्या डैड इतने बड़े पेड़ के साथ टेलीपोर्ट हो गए? उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतनी बड़ी चीज को एक पल में गायब कर सकता है। लेकिन बोरुतो के पास रुकने का वक्त नहीं था। अपने पिता को खोजने और इस अनहोनी का पीछा करने के लिए उसने भी अपनी फुर्ती दिखाई। हवा में एक हल्की सी थरथराहट हुई और फ्लाइंग रेजिन की मदद से बोरुतो भी उसी पल वहाँ से ओझल हो गया। मैदान अब पूरी तरह वीरान था, लेकिन हवा में अभी भी उस दैवीय शक्ति की गूंज बाकी थी। नारुतो कहाँ गया और क्या वो उस पेड़ को सुरक्षित ले पाएगा? ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। कहानी का रुख अब मुड़ता है कोनोहा गांव की ओर। होकागे ऑफिस की छत पर बैठा कावाकी हमेशा की तरह गहरी सोच में डूबा था। गांव में सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन कावाकी के अंदर एक बेचैनी थी। तभी अचानक हवा का दबाव बदल गया। बिना किसी चेतावनी के पूरी जमीन किसी खिलौने की तरह हिलने लगी। एक ऐसा जोरदार शॉकवेव पूरे कोनोहा में फैला कि इमारतों की दीवारें थरथरा उठीं। छत पर बैठे कावाकी का संतुलन बिगड़ गया और उसे संभलने के लिए जमीन का सहारा लेना पड़ा। पूरे कोनोहा में हड़कंप मच गया। लोग अपने घरों से बाहर भागने लगे। उन्हें लगा कि कोई भयानक भूकंप आया है। होकागे ऑफिस के अंदर बैठे शिकामारू के लिए भी यह झटका मामूली नहीं था। मेज पर रखी फाइलें बिखर गईं और ऑफिस की खिड़कियां चटकने लगीं। शिकामारू बिना वक्त गंवाए घबराहट और हैरानी के साथ ऑफिस से बाहर की ओर भागा। लेकिन जैसे ही शिकामारू और कावाकी की नजर सामने वाले मैदान पर पड़ी, उनके होश उड़ गए। भूकंप से भी भयानक कुछ उनके सामने खड़ा था। होकागे ऑफिस के ठीक बाहर मिट्टी को चीरता हुआ एक विशाल और डरावना गॉड ट्री खड़ा था। वही पेड़ जिसके अंदर सासुके बेबस होकर फंसा हुआ था। गांव वालों की चीखें थम गईं और सन्नाटा छा गया। उस विशाल पेड़ की छांव में एक साया खड़ा था। वो कोई और नहीं बल्कि नारुतो उजुमाकी था। वो बिल्कुल स्थिर खड़ा था, जैसे उसे इस बात का अंदाजा भी न हो कि उसने गांव में कितनी बड़ी आफत और हैरत पैदा कर दी है। तभी एक सुनहरी चमक के साथ बोरुतो भी ठीक नारुतो के बगल में आकर खड़ा हो गया। कोनोहा की धरती पर एक ऐसा मंजर था जिसने सबके होश उड़ा दिए थे। शिकामारू और कावाकी तेजी से नारुतो के करीब पहुंचे। शिकामारू की आंखों में गहरा अचरज और बेचैनी साफ दिख रही थी। उसने नारुतो से सीधा सवाल किया कि आखिर वो सासुके के उस विशाल गॉड ट्री को इस तरह गांव के बीचों बीच लाने में कैसे कामयाब हुआ, और क्या उसे अंदाजा भी है कि ये गांव की सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। नारुतो का चेहरा पत्थर की तरह सख्त था, जिसमें एक अलग ही इंटेंसिटी नजर आ रही थी। उसने शिकामारू को शांत रहने का इशारा किया और बेहद गंभीर लहजे में कहा कि इन सब बातों का जवाब वो सही वक्त आने पर जरूर देगा, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा अर्जेंट और क्रिटिकल काम साकुरा को इस बारे में इन्फॉर्म करना है। नारुतो के लफ्ज अभी हवा में गूंज ही रहे थे कि तभी दूर से तेज भागने की आवाजें सुनाई दी। भीड़ को चीरते हुए साकुरा और सारदा बदहवास होकर उसी जगह की तरफ दौड़ी चली आ रही थीं। साकुरा का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ चुका था और सारदा की आंखों में अपने पिता की इस हालत को देखने का खौफ साफ नजर आ रहा था। जैसे ही साकुरा वहां पहुंची, उसके कदम वहीं थम गए। उसके सामने जो मंजर था उसने उसके दिमाग में एक केओस पैदा कर दिया था। साकुरा की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने नारुतो को अपने सामने जिंदा और सलामत खड़ा देखा। ओमनीपोटेंस के असर की वजह से उसके मन में सवालों का सैलाब उमड़ पड़ा। अगर नारुतो जिंदा है तो क्या बोरुतो ने उसे नहीं मारा था? और सबसे बड़ा सवाल कि बोरुतो, जिसे पूरी दुनिया दुश्मन मान रही थी, वो आज नारुतो के साथ कंधे से कंधा मिलाकर क्यों खड़ा है? साकुरा ने कांपती आवाज में नारुतो से पूछा कि क्या वो वाकई जिंदा है। उसकी नजरें बार बार बोरुतो की तरफ जा रही थीं, जैसे वो सच और झूठ के बीच उलझ गई हो। लेकिन जैसे ही उसकी नजर पीछे खड़े
उस विशाल गॉड ट्री और उसमें फंसे सासुके पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। साकुरा का दिल जैसे धड़कना भूल गया। नारुतो ने साकुरा की आंखों में छुपे दर्द को महसूस किया और बेहद शांति के साथ उसे सांत्वना दी। नारुतो ने उससे कहा कि उसे पैनिक होने की जरूरत नहीं है, अब सब ठीक है और वो बहुत जल्द इन सारे मिस्ट्रीज से पर्दा उठा देगा। लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या साकुरा अपनी मेडिकल स्किल्स से सासुके को फिर से सामान्य कर सकती है। नारुतो की बातों में एक ऐसा भरोसा था कि साकुरा ने न चाहते हुए भी उस पर यकीन कर लिया। उसने भारी मन से सासुके के वजूद को परखा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने साफ मना कर दिया कि यह उसकी मेडिकल पावर के बाहर है। सासुके की आत्मा उस पेड़ के साथ लिंक हो चुकी थी जिसे तोड़ना नामुमकिन था। माहौल में मायूसी छा ही रही थी कि तभी कावाकी की भारी आवाज गूंजी। कावाकी ने आगे बढ़ते हुए कहा, लॉर्ड सेवंथ, एक शख्स ऐसा है जो शायद सासुके को पहेले जैसा कर सकता है, लेकिन वो केवल अपनी फायदा से मतलब रखता है और उसे मनाना इतना आसान नहीं होगा। नारुतो ने बड़ी उत्सुकता के साथ कावाकी से उस शख्स का नाम पूछा जो सासुके को फिर से सामान्य कर सकता था। कावाकी ने बिना किसी झिझक के अमाडो का नाम लिया। यह सुनते ही नारुतो के चेहरे पर एक समझदारी भरी चमक आई। उसे एहसास हुआ कि अमाडो की ओत्सुत्सुकी टेक्नोलॉजी और उसकी एडवांस्ड रिसर्च ही इस समय सासुके का आखिरी सहारा हो सकती है। नारुतो ने कावाकी की बात से सहमति जताई और माना कि शायद अमाडो वाकई इस मुश्किल का हल निकाल सकता है। लेकिन तभी बोरुतो ने बीच में टोकते हुए अपना शक जाहिर किया। उसे नहीं लग रहा था कि अमाडो इतनी आसानी से उनकी मदद करने के लिए तैयार होगा, क्योंकि अमाडो हमेशा अपने छिपे हुए एजेंडा और खुद के फायदे के लिए ही काम करता है। नारुतो ने बोरुतो की फिक्र को समझा, लेकिन उसने बेहद शांत और कॉन्फिडेंट अंदाज में कहा कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। नारुतो अच्छी तरह जानता है कि अमाडो को अपनी शर्तों पर कैसे लाना है। बात को आगे बढ़ाते हुए नारुतो ने बोरुतो को एक सख्त पिता की तरह आदेश दिया कि उसे अभी और इसी वक्त घर लौटकर आराम करना होगा। बोरुतो अभी भी नारुतो के साथ रुककर इस मिशन का हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन नारुतो के साफ और कड़ी शब्दों के आगे उसकी एक न चली। एक भारी मन और निराशा के साथ बोरुतो को वहां से अपने घर की तरफ लौटना पड़ा। अब मैदान में सिर्फ नारुतो, कावाकी, शिकामारू और साकुरा बचे थे। नारुतो ने सासुके के उस विशाल गॉड ट्री और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह शिकामारू और साकुरा के कंधों पर छोड़ दी। उसने उन पर पूरा ट्रस्ट जताया और फिर बिना वक्त बर्बाद किए कावाकी के साथ अमाडो के लैब की तरफ निकल पड़ा। कोनोहा के भविष्य और सासुके की जान का फैसला अब अमाडो के उस अंधेरे कमरे में होने वाला था। जैसे ही नारुतो और कावाकी अमाडो की उस हाईटेक लैब में दाखिल हुए, वहाँ एक अजीब सी खामोशी छा गई। नारुतो को जिंदा देखकर अमाडो के चेहरे पर हैरानी का एक हल्का सा साया जरूर आया, लेकिन वो ज्यादा शॉक्ड नहीं था। आखिर वो अमाडो था, उसके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं था और उसे शायद पहले से ही यह सस्पेशन था कि नारुतो जैसा योद्धा इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता। अमाडो ने एक ठंडी मुस्कान के साथ पूछा कि आखिर 7वें होकागे को उसकी याद कैसे आई और वो इस जिंदा होने के चमत्कार के साथ यहाँ क्या कर रहे हैं। नारुतो ने बिना समय गंवाए साफ शब्दों में कहा कि वे यहाँ एक बहुत जरूरी मदद के लिए आए हैं। यह सुनकर अमाडो अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुका और हल्का सा हंसते हुए बोला कि भला वो उनकी मदद क्यों करेगा। अमाडो का यह एरोगेंट अंदाज देखकर कावाकी का खून उबल पड़ा। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और हमले के लिए आगे बढ़ते हुए चिल्लाया कि अमाडो की हिम्मत कैसे हुई लॉर्ड सेवंथ से इस तरह बात करने की। लेकिन नारुतो ने एक हाथ के इशारे से कावाकी को वहीं रोक दिया। नारुतो ने बेहद धीमे और गंभीर स्वर में अमाडो को सासुके की हालत के बारे में बताया कि कैसे सासुके अब एक गॉड ट्री में तब्दील हो चुका है। नारुतो ने यह भी साफ कर दिया कि अमाडो ही वो अकेला शख्स है जिसकी उत्सुत्सुकियों की नॉलेज भगवान से भी ज्यादा गहरी है और वही सासुके को इस नरक से निकाल सकता है। अमाडो ने पहले तो साफ मना कर दिया, जैसे उसे किसी की जान की परवाह न हो, लेकिन तभी नारुतो ने अपना सबसे बड़ा पत्ता फेंका। उसने वादा किया कि अगर अमाडो सासुके को ठीक कर देता है तो नारुतो भविष्य में अमाडो का कोई भी एक काम पूरा करेगा बिना किसी सवाल के। यह सुनकर अमाडो की आंखों में एक शातिर चमक आई। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि उसे पहले ही खबर मिल चुकी है कि होकागे ऑफिस के बाहर एक विशाल पेड़ अचानक प्रकट हुआ है। उसने नारुतो से पूछा कि क्या यह अविश्वसनीय काम उसी ने किया है। नारुतो ने साफ कह दिया कि हाँ, यह उसका काम है, लेकिन उसने यह कैसे किया यह जानना अमाडो के लिए जरूरी नहीं है और न ही वो इसके बारे में कुछ बताएगा। अमाडो की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, जैसे वो नारुतो के इस नए सीक्रेट को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो, पर फिर उसने खुद को शांत किया और कहा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता।
वो जल्द ही खुद इसका पता लगा लेगा। आखिरकार अमादो इस डील के लिए मान ही गया। उसने सासुके को ठीक करने की जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन जाते जाते नारुतो को याद दिलाया कि वो अपना यह डील याद रखे, क्योंकि अमादो की कीमत बहुत भारी होने वाली है। कहानी अब वापस उस अंधेरी और खौफनाक गुफा की ओर मुड़ती है जहां जूरा और बाकी शिंजू मौजूद थे। जूरा गुस्से में पूरी तरह पागल हो रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल बार बार हथौड़े की तरह बज रहा था कि आखिर वो मामूली सा इंसान नारुतो इतनी असीम शक्ति का मालिक कैसे बन गया। वो अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तभी हिदारी ने बीच में टोकते हुए कहा कि शायद वे कभी भी नारुतो को नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि उसकी शक्ति उन सब की कल्पना से कहीं ऊपर जा चुकी है। यह बात जूरा के जख्मों पर नमक की तरह लगी। गुस्से में अंधे होकर जूरा ने पलक झपकते ही हिदारी का गला दबोच लिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, जूरा ने अपने ही साथी हिदारी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। उसने न सिर्फ हिदारी के वजूद को खत्म किया, बल्कि उसकी सारी शक्तियों को भी खींच लिया। यह खौफनाक नजारा देखकर बाकी शिंजू दहशत से कांप उठे। जूरा की आंखों में अब एक शैतानी चमक थी और उसने बाकी साथियों की तरफ भी उसी शिकारी नजरों से देखना शुरू कर दिया। सब समझ चुके थे कि जूरा अब रुकने वाला नहीं है और वो उन सबको निगलने वाला है। हालांकि उन्होंने बचने की कोशिश की, लेकिन जूरा की बढ़ती ताकत के सामने किसी की एक न चली। देखते ही देखते जूरा ने एक एक करके सभी शिंजू को खुद में समा लिया। सभी को सोखने के बाद जूरा की ताकत अब कई गुना बढ़ चुकी थी। उसका पूरा शरीर ऊर्जा से धधक रहा था, लेकिन इतनी शक्ति के बावजूद उसके मन में एक डर था। वो जानता था कि नारुतो को रोकने के लिए शायद यह भी काफी नहीं है। नारुतो ने अपनी पूरी ताकत अभी तक दिखाई भी नहीं थी और यही राज जूरा को पागल बना रहा था। वो इसी उधेड़ बुन में था कि तभी गुफा के बीचों बीच एक मिस्टीरियस ब्लैक पोर्टल खुला। जूरा एक पल के लिए चौंक गया। उस पोर्टल से निकलने वाली ऊर्जा बहुत ही ठंडी और खतरनाक थी। अपनी झिझक को दूर करते हुए और अपनी ताकत को परखने के इरादे से जूरा ने एक कदम आगे बढ़ाया और उस काले पोर्टल के अंधेरे में समा गया। अब जूरा कहाँ पहुँचा है और उस पोर्टल के पीछे कौन सा नया दुश्मन या राज छिपा है, यह तो अब वक्त ही बताएगा। जैसे ही जूरा ने उस खौफनाक काले पोर्टल के अंदर कदम रखा, उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वो किसी दूसरी ही दुनिया के वॉइड में आ गया हो। चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा था, जहां रोशनी की एक किरण भी जाने से कतरा रही थी। तभी उस अंधेरे के बीचों बीच उसे एक धुंधली सी ब्लैक फिगर खड़ा दिखाई दी। जूरा ने अपनी आवाज में पूरी कड़वाहट भरते हुए पूछा, कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? जूरा की बात सुनते ही वो साया जो अब तक अंधेरे में विलीन था, अचानक जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी में एक ऐसी क्रूरता और घमंड था जो जूरा की रूह कंपा देने के लिए काफी था। अपनी हार से पहले ही तिलमिलाया हुआ जूरा इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने अपनी नई और असीम शक्तियों को समेटा और पूरी रफ्तार के साथ उस रहस्यमयी शख्स पर हमला कर दिया। लेकिन अगले ही पल जो हुआ वो जूरा की कल्पना से भी परे था। उस शख्स ने अपनी जगह से हिले बिना सिर्फ एक उंगली के इशारे से हवा के दबाव को इतना बढ़ा दिया कि जूरा किसी टूटे हुए खिलौने की तरह जमीन पर जा गिरा। अपनी ताकत पर इतना गुरूर करने वाला जूरा, जिसने अभी अभी अपने सभी साथियों को निगला था, वो उस शख्स के एक इशारे पर बेबस होकर धूल चाट रहा था। यह बेबसी जूरा को और भी ज्यादा पागल बना रही थी। तभी वो रहस्यमयी शख्स धीरे धीरे अंधेरे से बाहर निकलकर रोशनी की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे उसका चेहरा साफ हुआ, मंजर पूरी तरह बदल गया। सामने खड़ा वो शख्स कोई मामूली इंसान नहीं था, वो था ब्लैक गोकू। उसके चेहरे पर वही शैतानी मुस्कान थी और उसकी आंखों में पूरी इंसानियत को खत्म करने का जुनून। नारुतो के लिए अब खतरा सिर्फ इस दुनिया से नहीं, बल्कि एक अलग ही ब्रह्मांड से आ चुका था। दोस्तों, कहानी यहीं तक थी। वीडियो इस बार थोड़ा छोटा था, लेकिन अगर मजा आया हो तो कमेंट में जरूर बताना कि अगला वीडियो किस पर लाना है। टारगेट वही है 500 कमेंट्स का। जैसे ही टारगेट पूरा होगा, अगला पार्ट बिना देर किए आ जाएगा।